हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी ब्रेन्स। आज हम लोग बिहार दरोगा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देख लिया था और आज उससे आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एकदम व्याख्या सहित देखेंगे, कोई भी कहीं पे कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आपको कोई कठिनाई होती है तो कमेंट में बताइएगा, हम उसका समाधान मिलकर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, निम्नलिखित में से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। तो ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है इसकी लंबाई 9289 किलोमीटर है। सबसे पहले ये समझिए कि यह है कहाँ पे, तो ये रूस में है और ये दुनिया की सबसे लंबी रेल मार्ग है। क्या है? दुनिया की सबसे लंबी रेल मार्ग है। प्रशांत तट पर व्लादिवोस्तोक से ये पश्चिम रूस में सेंट पीटर्सबर्ग तक फैला हुआ है। इसका जो निर्माण है 1891 से 1916 के बीच हुआ। तो आप सोच सकते हैं कितने लंबे टाइम में इसका निर्माण हुआ है, तो ये कितना मजबूत होगा। और ये दुनिया की जो है पहली दोहरी पटरी वाली विद्युतीकृत अंतर महाद्वीपीय रेलवे है। क्या है? विद्युतीकृत अंतर महाद्वीपीय रेलवे। आगे है, संयुक्त इटली का राजा 1861 में किसे घोषित किया गया था। तो संयुक्त इटली का जो राजा है किसे घोषित किया गया था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय को। 19वीं सदी के मध्य में इटली कई राज्यों में विभाजित हो गया था। इमैनुअल द्वितीय ने इटली को एकजुट करने का प्रयास किया तो उन्हें 1854 में यूसेप गैरिबाल्डी से समर्थन प्राप्त हुआ था। जब क्या क्या था, इटली को एकीकृत करने का प्रयास किया तो उस टाइम 1854 में उनको गैरिबाल्डी का भी समर्थन प्राप्त हुआ, तो इससे और भी शक्ति मिली उनको। फिर 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया। उन्होंने क्या कर लिया? संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया गया। आगे है, सतलज नदी में मिला दुर्लभ टैंटलम निम्नलिखित में से क्या है। तो ये जो टैंटलम है ये मेटल है। क्या है? धातु है। ठीक है। आईआईटी रोपड़ ने खोजा कि पंजाब में जो सतलज नदी की रेत है उसमें इन्होंने क्या खोजा है? टैंटलम खोजा है। और ये जो टैंटलम है इसका परमाणु क्रमांक 73 है और इसकी उपस्थिति मिली जो एक रेयर मेटल है। इसकी उपस्थिति क्या है? एक रेयर मेटल है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने में होता है और इसके जो गुण हैं वो सोने चांदी से मिलते हैं। टैंटलम की खोज स्वीडन के रसायन वैज्ञानिक एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग ने 1802 में येटरबी स्वीडन से प्राप्त खनिजों से की थी। आगे है, कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो आप सभी जानते हैं कि जो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना आदि ये सब शामिल हैं। अगला देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथात्मक कृति है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? नेल्सन मंडेला के द्वारा। किसके द्वारा? नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीकी पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित एक आत्मकथात्मक कृति है और पहली बार 1994 में ये प्रकाशित हुई थी। आगे है, मानव विकास सूचकांक में किसको शामिल नहीं किया गया है। तो मानव विकास में जो है किसको शामिल नहीं किया जाते हैं? लिंगानुपात को शामिल नहीं किया जा सकते हैं। लिंगानुपात मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI का मापक नहीं है। HDI जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा है। HDI का जो विकास है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक थे उनके द्वारा किया गया था। आगे देखिए, आगे है, भारत ने 2022 में 0.644 HDI यानी कि 193 देशों में से 134वां स्थान जो है स्कोर प्राप्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है। तो भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है? छत्तीसगढ़ में। लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। इसका जो उद्देश्य है हाथियों को अस्थायी निवास स्थान देना है। इसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2005 में मंजूरी दी गई थी और 2007 में केंद्रीय मंजूरी भी मिल चुकी थी। 2007 में केंद्र सरकार 450 वर्ग किलोमीटर वन्य क्षेत्र में लेमरू हाथी रिजर्व के निर्माण की अनुमति दी और 2019 में राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को 1995 वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित करने का जो है
फैसला किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार का हनन है। तो इसमें मौलिक अधिकार का हनन क्या है? सामूहिक आंदोलन करना क्या ये मौलिक अधिकार है? नहीं। ठीक है, मौलिक अधिकार का हनन है? नहीं। रात्रि में 10 बजे के बाद शराब न पीने देना क्या मौलिक अधिकार का हनन है? नहीं, बल्कि मौलिक अधिकार है। पुस्तक छापने पर प्रतिबंध, ये भी नहीं है। न्यूनतम मजदूरी न देना क्या है? मौलिक अधिकार का हनन है, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी न देना मौलिक अधिकारों के हनन के अंतर्गत ये शामिल होता है। आप पढ़िएगा आर्टिकल जो है मौलिक अधिकार का, उसमें आपको ये मिलेगा। प्रश्न में दिए गए रिक्त स्थान में से कौन सा जो है प्रीपोजिशन आएगा? यहाँ पे दिया गया है कि रिक्त स्थान पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो देखिए, ही इज जेलस, ठीक है, ऑफ हर सक्सेस, यानी कि वो किसी के भी सफलता से क्या करता है? जलता है। तो प्रश्न में दिए गए रिक्त स्थान में ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, इज जेलस ऑफ हर सक्सेस। क्या करता है? वो जलन फील करता है। ठीक है। मध्यकाल में चर्च द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था। वह क्या कहलाता था? तो जो है मध्यकाल में चर्च के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो कृषि करता था तो चर्च के द्वारा उसका 10वां हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। तो उसे क्या कहा जाता था? तो टाइद कहा जाता था। क्या चीज? टाइद। टाइद जो है, टाइद ये चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला एक कृषि कर था। यह कृषि कर उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। किसके बराबर? 10वें हिस्से के बराबर। आगे है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने की गिरफ्तारी से सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका बनाया है? कितना का? तो जो है उन्होंने 565 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से अपना गिनीज रिकॉर्ड बना लिया है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने इस भारतीय खिलाड़ी ने 565 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 2013 में बनाए मलेशिया के टैनबू योंग के 493 किलोमीटर प्रति घंटे के एक दशक के रिकॉर्ड को इन्होंने क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। आगे है, हंगुल किसे कहा जाता है? तो ये जो हंगुल है एक प्रकार का कश्मीरी हिरण है। क्या है? एक प्रकार का कश्मीरी हिरण है। यह उत्तर भारत के कश्मीर में पाई जाने वाली एक लाल प्रकार की हिरण की नस्ल है जिसे हंगुल कहा जाता है और यह कश्मीर राज्य का पशु भी है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? सर्वस एलाम्फस। क्या है? सर्वस एलाम्फस। ठीक है, सर्वस एलाम्फस। उसके बाद हंगुल प्रोजेक्ट 1970 में कश्मीर सरकार द्वारा WFF की मदद से शुरू किया गया था। आगे है, जी आकाश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो जी आकाश है इसका संबंध शतरंज से संबंधित है। जी आकाश का संबंध जो है शतरंज से है, जिनका जन्म चेन्नई में हुआ है। ठीक है। तमिलनाडु के जी आकाश जुलाई 2020 में 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, जिनकी पुष्टि फाइड की दूसरी काउंसिल मीटिंग में की गई थी। 2013 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित कॉमनवेल्थ जूनियर वर्ग में उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो SI मात्रक है वो एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर। विद्युत धारा इक्वल टू होता है आवेश बटे समय। तो ठीक है, कूलाम बटे सेकंड होता है इसका बराबर। तो विद्युत धारा का SI मात्रक जो है कूलाम बटे सेकंड इक्वल टू एम्पियर होता है। आगे है, बमाको किस राष्ट्र की राजधानी का नाम है? तो जो बमाको है ये माली की राजधानी है। अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित माली शहर की जो राजधानी है वो बमाको है। यह उन 16 देशों में से एक है जिनके कर्क रेखा से होकर गुजरती है। जिनसे क्या होती है? कर्क रेखा गुजरती है। आगे है, शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शिलालेख का जो अध्ययन है इसे क्या कहा जाता है? एपिग्राफी शिलालेख के अध्ययन को कहा जाता है। शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी के रूप में जाना जाता है। शिलालेख चट्टानों, स्तंभों, पत्थरों, स्लैब, तांबे की प्लेटों, इमारतों और मंदिरों में देखे जाते हैं, जैसे कि अशोक के अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। इस प्रकार से बहुत सारे अभिलेख जो हैं एपिग्राफी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये 1986 में पारित किया गया था। उपभोक्ता के हितों को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 को पारित किया गया था। 24 दिसंबर 1986 को इस अधिनियम को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो 24 जुलाई 2020 को
लागू हुआ था। ठीक है, आगे है भारत लोकतंत्र की जननी नाम कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आपको थोड़ा वॉइस में चेंजेस दिख रहे होंगे, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करिएगा, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, फिर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आगे है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने जो है 8-10 दिसंबर 2023 के दौरान G20 शिखर सम्मेलन के लिए ITPO के फोयरहाड़िया में भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर जो है एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, और ये इस प्रदर्शनी ने हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को क्या किया है? प्रदर्शित किया है इस प्रदर्शनी ने। आगे देखिए, बैलाडीला एक प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान है जो कहाँ पे स्थित है? तो जो बैलाडीला एक प्रसिद्ध लौह की खान है और ये कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, बैलाडीला भारत के दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है और यहाँ हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। इसका जो संस्थापना है कब किया गया? 1968 में इसको संस्थापित किया गया था। NMDC हर साल करीब 43 से 45 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन बैलाडीला से किया जाता है। आगे है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है ये कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस को 2 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये जो है 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसलिए इसी दिन मनाया जाता है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र का जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों को सम्मान करता है। लड़कियों का क्या करता है? सम्मान करता है। यह दुनिया भर में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाने में ग्रामीण महिलाओं के महत्व को पहचानता है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की जो सहायक नदी है वो यमुना है। यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी आदि गंगा की क्या है? सहायक नदियां हैं। आगे देखिए, कृषि में पाई जाने वाली बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? तो कृषि में जो पाई जाने वाली बेरोजगारी है उसे छिपी बेरोजगारी के नाम से जानी जाती है। छिपी बेरोजगारी के नाम से, यानी कि आप बोलिए प्रच्छन्न बेरोजगारी भी आप इसे बोल सकते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाती है और जिसमें लोग जो है ऊपरी तौर पर रोजगार रहते हैं लेकिन वास्तव में रोजगार या अल्प रोजगार भी होते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का एक सामान्य रूप शामिल है। सामान्य रूप में क्या है? ये शामिल है। आगे निम्नलिखित में से किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में आता है? किसके एक चक्र में? तो ये जो है मछली के एक चक्र में आता है। मछलियों के एकल चक्र परिसंचरण होता है मछलियों में, और मछलियों में रक्त एक चक्र में केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है। तो जैसे कि हिप्पोकैम्पस, एक्सोटिसिटस जो है, एनाबक्स, इन सब में ऐसा ही होता है। कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता? कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता? तो क्या हो जाएगा? वॉइस मैनेजमेंट जो है कंप्यूटर वॉइस मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर 5 बुनियादी कार्य करता है जो कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है। कंप्यूटर में सिर्फ इतने ही चीजें होते हैं। ठीक है, आगे है मानव नेत्र के गोले का व्यास कितना होता है? तो देखिए, मानव नेत्र के गोले का जो विकास है ये कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर मानव के गोले का विकास होता है। आगे देखते हैं। आगे है भारत के किस राज्य में ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 200 वर्षों में जो है बांस बूंद ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। तो कहाँ पे प्रसिद्ध है? ये मेघालय में प्रसिद्ध है। भारतीय राज्य मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक पुरानी प्रथा है। ये लगभग 200 सालों से है और ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। बांस के पाइप का उपयोग करके पानी के दोहन की एक प्रणाली ये है। जैसे जैतिया पहाड़ियों में अधिक ये क्या है? प्रचलित है। कहाँ पे? जैतिया पहाड़ियों में अधिक प्रचलित है। आगे है फ्रांसीसी उपनिवेश में से दास प्रथा का अंत कब किया गया था? तो जो है फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का अंत 1848 ईस्वी में किया गया था। 1794 ईस्वी में फ्रांसीसी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने सभी दासों को मुक्त करने का कानून बनाया। लंबे समय तक नहीं चला। एक दशक के बाद नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में गुलाम को फिर से क्या कर दिया? शुरू किया था।
और जिसे अंततः 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। आगे है उगादी त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो उगादी त्योहार है ये भारत के कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। यह एक हिंदू त्योहार है जो तेलुगु कैलेंडर में नए चैत्र माह साल की शुरुआत का प्रतीक है और यह विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में मनाया जाता है। आगे देखिए, आगे है वाइमर संविधान में जर्मन की संसद को क्या कहा जाता है? तो वाइमर संविधान में जो जर्मन की संसद है उसको राइक्सटाग कहा जाता है। क्या चीज? राइक्सटाग। वाइमर संविधान में जर्मन की जो संसद है इनको राइक्सटाग कहा जाता है। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से ही लिए गए हैं। इतना आपको बहुत ही ज्यादा याद रखना है क्योंकि वन लाइनर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार जी हैं। वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं एवं अन्य दो निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एस सिंधु हैं। आगे देखिए, आगे है कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है तेलंगाना के भूपल्ली के कालेश्वर में गोदावरी नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। ठीक है। आगे है, यदि एक बच्चे को पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ है तो बच्चा होगा लड़का होगा या लड़की होगी, निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा? तो देखिए, डिम्ब में जब डबल एक्स गुणसूत्र मतलब 2 क्रोमोसोम होते हैं जबकि शुक्राणु में एक्स तथा वाई गुणसूत्र होते हैं। मादा की आनुवंशिक संरचना डबल एक्स यानी एक्स एस होती है और पुरुष की जो एक्स वाई होती है। इसलिए यदि युग्मनज पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है तो परिणाम जो है युग्मनज मादा ही होगी। क्या होगी? मादा ही होगी। आगे देखिए, आगे है खेतरी किस अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो खेतरी है ये किस अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी राजस्थान में स्थित जो है तांबे के अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे है, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो कुस्तुनतुनिया की संधि जो 1832 में हुई थी इसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर से एक बार। क्या है? 1832 की कुस्तुनतुनिया की जो संधि है उसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दिलाई थी। आगे सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने की थी? तो सर्वप्रथम है भारत की यात्रा मेगास्थनीज ने की थी। 302 ईसा पूर्व में 288 ईसा पूर्व के बीच सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को जो है भारत में मौर्य प्रशासन के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने राजदूत के रूप में भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका यूनानी भाषा में लिखी है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे निम्नलिखित में से कौन पत्रकारिता के लिए दिए गए प्रथम गौड़ी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं? तो कौन है? रवीश कुमार जी जो हैं ये गौड़ी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। पत्रकारिता के लिए पहला गौड़ी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार रवीश कुमार को दिया गया था। इन्हें 22 सितंबर 2019 को यह पुरस्कार मिला है। जागरूक समाचार विश्लेषण के लिए गौड़ी लंकेश पुरस्कार उन्हें दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? जागरूक समाचार विश्लेषण के लिए दिया गया है। आगे देखिए, आगे उत्तराखंड के किस सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस सुरंग में चलाया गया था? तो जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है किस सुरंग में चलाया गया था? सिलक्यारा में। कहाँ पे? सिलक्यारा में ये चलाया गया था। उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। कितने मजदूरों के लिए? 41 मजदूरों के लिए। ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। अब है आगे कि विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये जो विनिर्माण है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको पता होगा कि वह क्षेत्र जिसमें हम लोग प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण करते हैं या नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम द्वितीयक वस्तु कहते हैं और द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्रक, निर्माण क्षेत्रक भी कहते हैं। इसमें विनिर्माण भी शामिल है, जैसे कि रुई से धागा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, गुड़ बनाना इत्यादि इसमें शामिल है। तो ये क्या है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। आगे है भारत
विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन औचित्य है? तो इसमें देखिए, भारत और पाकिस्तान दो संप्रभु राष्ट्र बन गए, तो ये क्या है? सही है, जो कथन सही है, दोनों अपने अपने संप्रभु राष्ट्र बन गए। पंजाब और बंगाल प्रांत को धर्म के आधार पर बांटा गया, तो पंजाब और बंगाल जो प्रांत है इसे धर्म के आधार पर बांटा गया, सही है। लेकिन द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू हुआ, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या हुआ? लागू नहीं हुआ था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ नहीं था, तो नहीं था, सही है। भारत विभाजन के संदर्भ में जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू था, ये कथन गलत है, क्योंकि ये कहीं पे कहा ही नहीं गया है। आगे है, गिफिन वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गिफिन वस्तुओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, ये जो कथन है ये क्या है? सही नहीं है, क्योंकि कीमत बढ़ने पर क्या होती है? मांग नहीं बढ़ जाती है। वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है वे गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। ये मांग के नियम के विरुद्ध है। जहां कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है तो गिफिन वस्तु में एक मांग वक्र होता है जो गिरने के बजाय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर वस्तु की डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है? दाम बढ़ जाता है। ठीक है, आगे है, बालाघाट निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बालाघाट जो है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बालाघाट भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। इसका पुराना नाम जो है वो बुढ़हा है। जिले का जो गठन है 1867 ईस्वी में भंडारा, मंडला, सिवानी जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया था। यह हिल्स और घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यह हिल्स और घाटियों के लिए, पहाड़ी और घाटी के लिए प्रसिद्ध है। आगे है, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई? तो जो सीमा सड़क संगठन BRO है इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। BRO की स्थापना 7 में 1960 को की गई थी और इसके अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, पहले जिस टाइम ये गठित हुआ था। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की सेवा करने वाली सड़कों का रख रखाव BRO द्वारा किया जाता है, जैसे कि रोहतांग थास सुरंग परियोजना के अंतर्गत इसका भी किया गया था। प्रथम महिला AID कैंप किसे चुना गया? जो है किसे चुना गया है? मनीषा पाढ़ी को। ओडिशा की मनीषा पाढ़ी बनी भारत की पहली वुमेन AID कैंप यानी कि ADC हैं। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा को मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कंबपति ने ADC नियुक्त किया है। ठीक है, आगे आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? तो यहाँ पे चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? मतदान केंद्र की स्थापना करना जो है चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। उसका कार्य सिर्फ चुनाव करवाना। भारतीय चुनाव आयोग जो है भारत की स्वायत्त निर्वाचन संस्था है जो भारत के सभी प्रमुख संवैधानिक निकायों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करती है। मतदान केंद्र की स्थापना करना चुनाव आयोग का जो है कार्य नहीं है। आगे है, भारत में मौजूदा कानून में कौन बदलाव कर सकता है? तो भारत के मौजूदा कानून में, अभी जो कानून है उसमें कौन बदलाव कर सकता है? तो जो संसद है उसको ये सब अधिकार है। भारत में जो मौजूदा कानून है इसमें परिवर्तन करने का अधिकार संसद को दिया गया है और भारतीय संसद में जो है शामिल है राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राष्ट्रपति इसमें शामिल है संसद में। निम्न में से स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है? तो जो स्वर्ण रेखा है, जूट को स्वर्ण रेखा कहा जाता है। जूट जैसे पौधे इन्हें स्वर्ण रेखा कहा जाता है। यूरोप में जो है 18th सेंचुरी जब थी तो उसमें सबसे पहले इसका प्रयोग मिलता है। जूट दो प्रकार के होते हैं, पहला तो कॉर्कोरस कैपुलैरिस होता है और दूसरा कैरकोरस ऑलिटोलिस होता है। ठीक है, ऑलिटोरिस, इसको ध्यान में रखिएगा। और विश्व में जो 40% जूट का उत्पादन भारत करता है। कितने प्रतिशत का? 40% का। आगे है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आइए मिलान करते हैं। निम्नलिखित में जो है इसका मिलान करते हैं। सबसे पहला है, एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध भेदभाव की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? जो भेदभाव की अभिव्यक्ति है वो सांप्रदायिक कहलाती है। ठीक है, दूसरा है सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादातर हिस्सा महिलाओं के अधिकार और हितों को बढ़ावा देने पर है। तो ये किसी से संबंधित है? नारीवाद से संबंधित है। व्यक्ति जो अपनी ही जाति के सदस्यों के हितों को सर्वोपरि समझता है वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष। क्या है? धर्मनिरपेक्ष है ये।
नहीं, ये क्या है, जातिवाद। क्या है, जातिवाद। अपनी ही जाति के सदस्यों के हितों को क्या करता है, सर्वोपरि समझता है। अपनी सिर्फ उनकी जाति के, किसी और दूसरी जाति के बारे में नहीं सोचता है, तो वो क्या हो गया, जातिवाद हो गया। किसी धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं प्रदान करना, धर्मनिरपेक्ष। तो हमारा भारत भी कैसा है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष। किसी भी धर्म को क्या किया है इसने, राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया है। और यहाँ पे अनेकों धर्म हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, बहुत सारे सनातन धर्म, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन किसी को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं है। देखिए, सांप्रदायिक, एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे, सांप्रदायिक क्या हुआ, एक समुदाय या दूसरे धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय धर्म के विरुद्ध भेदभाव की जो अभिव्यक्ति है उसे क्या कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं। नारीवाद, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादातर हिस्सा जो है निभाते हैं, तो उसे नारीवाद कहते हैं। किसी धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं प्रदान करना, धर्मनिरपेक्ष। और व्यक्ति जो सिर्फ अपनी ही जाति के सदस्यों के हित, अपने ही जाति का उत्थान चाहता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, जातिवाद कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये किससे संबंधित है, मानवाधिकार से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 28 मई 1961 को लंदन में की गई थी। यह संस्थान मानवाधिकार से संबंधित है। इसका उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना बताती है। मानवाधिकार को समर्पित पहला टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च किया गया था। मानवाधिकार को जो समर्पित पहला टीवी चैनल है ये लंदन में लॉन्च किया गया था। कहाँ पे, लंदन में। मानवाधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविजन चैनल लंदन में IOHR द्वारा 16 जनवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, इसरो के PSLV C58 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है, एक्सपोसैट को इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। एक्सपोसैट जो है एक्सरे ध्रुवन मापी उपग्रह है। ये चरम स्थितियां में उज्ज्वल खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता को अध्ययन करने के लिए पहला समर्पित ध्रुव मापी मिशन है। इसरो के PSLV C58 द्वारा जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। इसमें 2 पेलोड थे। इसमें कितने पेलोड ले जाया गया था, 2 पेलोड ले जाता है। पहला तो पॉलिक्स, दूसरा एक्सपेक्ट। दूसरा क्या लाया गया था, एक्सपेक्ट। ठीक है, आगे है, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक जो है निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी। निर्यात की जो प्रमुख वस्तु थी वो क्या थी, तो आपको बता दें, निर्यात की प्रमुख वस्तु कपास थी। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक जो निर्यात की प्रमुख वस्तु थी वो कपास थी। आगे है, सुरभि, धेनु, गौवंत्री किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके पर्यायवाची शब्द हैं, गाय के ही नाम हैं। धेनु, सुरभि, गौवंत्री, बहुत सारे नाम हैं, गौ माता, कामधेनु, ये सब गाय के ही पर्यायवाची शब्द हैं। व्याख्या देखिए, गाय, गौ, गौड़ी, धनु, भद्रा, सुरभि, गौवंत्री, कामधेनु, गौ माता, ये सब गाय के ही क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। आगे, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ किस धातु की है। सर्वाधिक जो प्रत्यास्थ हैं ये किस धातु की है, स्टील की हैं। दिए गए विकल्पों में जो सर्वाधिक प्रत्यास्थ है वो स्टील धातु की होती है। किसकी, स्टील धातु की। काला पानी विवाद किन किन देशों के मध्य है। काला पानी का जो विवाद है वो सिर्फ भारत और नेपाल के बीच है। काला पानी विवाद भारत व नेपाल के बीच 2 से 6 साल से चल रहा विवाद है। कब से, 206 साल से चल रहा विवाद है। नेपाल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के काला पानी इलाके पर अपना दावा करता है। कहाँ पर, उत्तराखंड में एक पिथौरागढ़ जिला है, वहाँ पे वो क्या करता है, काला पानी है और उस इलाके पर अपना दावा करना चाहता है। इस इलाके में 3 गांव आते हैं। इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों ने कई बार प्रयास किए, लेकिन इस विवाद का कोई हल नहीं निकला है। आगे है, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना है वो 1 फरवरी 1977 को की गई थी। ICG की स्थापना 1 फरवरी 1977 को तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा की गई थी। 1 फरवरी 2023 को 47वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर
नहीं बहती है। तो कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? गोदावरी जो है ये नहीं बहती है। गोदावरी नदी भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है और ये नदी जो है पश्चिम की ओर नहीं बहती है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में हुआ है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका जो अपवाह तंत्र है ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के साथ होते हुए आती है। इसके जो सहायक नदियां हैं वे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबड़ी इनकी क्या है? सहायक नदियां हैं। और ये कहाँ से कहा जाती है? ये नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है बल्कि इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। आगे देखिए, अमाशय में भोजन का पाचन किस अम्ल के द्वारा होता है? तो जो अमाशय में भोजन का पाचन है वो HCl के माध्यम से होता है। अमाशय में भोजन का पाचन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl द्वारा किया जाता है। ये अम्ल खाद्य कणों में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। आगे है प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। प्राथमिक घाटा कब प्राप्त होता है? जब आप राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को माइनस करेंगे तो आपको प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। ठीक है, जब कोई सरकार अपनी आय से अधिक पैसा खर्च करती है तो प्राथमिक घाटा होती है। तो प्राथमिक घाटा का क्या होता है? सूत्र राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान इक्वल टू प्राथमिक घाटा। आगे बुकर पुरस्कार के लिए नामित वेस्टर्न लोन पुस्तक के लेखक कौन है? वेस्टर्न लोन पुस्तक के जो लेखक हैं वो चेतना माड़ू हैं। लंदन स्थित भारतीय मूल की लेखिका चेतना माड़ू का पहला उपन्यास वेस्टर्न लोन 2023 बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है। आगे है जल में गिरा हुआ सिक्का अपनी सतह से ऊपर उठा हुआ प्रतीक किस कारण होते हैं? तो जल में आप किसी सिक्के को डालेंगे, गिराएंगे तो क्या होगा? वो अपनी सतह से ऊपर उठा हुआ दिखता है। तो इसका क्या कारण है? इसका जो कारण है अपवर्तन है। कारण क्या है? अपवर्तन। पानी में गिरा हुआ एक सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आप क्या कीजिएगा, कभी एक ग्लास लीजिएगा, वो भी कांच का ग्लास होना चाहिए, और कांच के ग्लास में कोई सिक्का डालिएगा, आपको वो सिक्का ऊपर दिखाई देगा। तो इसमें किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जैसे कि यहाँ पे एक ग्लास दिया गया है और इस ग्लास में सिक्के दिए गए हैं। क्या है? एक सिक्के दिए गए हैं। देखिए ये सिक्का ऊपर दिखाई देता है, सिक्का यहाँ है। सिक्का कहाँ पे है? सतह पे है, लेकिन सिक्का दिखाई कहाँ दे रहा है? ये मध्य में, ऊपर में दिखाई दे रहा है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और ये आँख है, ये जल है, ये सिक्का यहाँ पे हमें दिखाई देता है। आगे देखिए, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में पदार्थ की किस अवस्था में परिवर्तन होता है? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में जो है पदार्थ की किस अवस्था में परिवर्तन होता है? तो ठोस से सीधे ये गैस में परिवर्तित होते हैं, इसमें परिवर्तन होता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ जो है तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइएगा, उसका सॉल्यूशन कमेंट में आपको बताया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य कहलाता है। आप कह सकते हैं इसे। आगे है विक्स इनोवेशन फोरम ने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? सांता थॉटम को जो है इससे सम्मानित किया है। किसको? सांता थॉटम को। ठीक है, सांता थॉटम को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया है, और ये जो पुरस्कार है सतत विकास लक्ष्य 4 में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। किसके लिए? सतत विकास लक्ष्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। आगे है प्रांकुर और मूलांकुर किससे संबंधित है? तो जो प्रांकुर और मूलांकुर हैं ये बीज से संबंधित हैं। किससे? ये बीज के एक छोटे अक्ष के साथ अंकुरित होते हैं, जिसे प्रांकुर और मूलांकुर रेडिकल कहा जाता है। प्रांकुर भ्रूण का हिस्सा होता है और मूलांकुर जड़ तंत्र में विकसित होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपके जितने भी दोस्त हैं वो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। भारत में गरीबी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो गरीबी का निर्धारण है वो व्यय विधि के माध्यम से किया जाता है।
भारत में गरीबी रेखा का जो निर्धारण है आय या उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। कितने व्यक्ति गरीब है इसका निर्धारण किस पर किया जाता है? आय से और उपभोग व्यय से किया जाता है। यदि आय का खपत किसी दिए गए न्यूनतम स्तर से नीचे आती है तो जो परिवार है वो क्या है? गरीबी रेखा से नीचे है। परिवार क्या है? गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है। और भारत में यह आकलन अब नीति आयोग की टास्क फोर्स करती है। कौन करती है? नीति आयोग की जो टास्क फोर्स है अब वो इसका आकलन करती है। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन समावयवी युग्म है? कौन समावयवी युग्म है? देखते हैं इसके बारे में। तो समावयवी जो युग्म है वो ब्यूटेन और 4-मेथिल प्रोपेन है। कौन? ब्यूटेन और 4-मेथिल प्रोपेन। समान आणविक सूत्र लेकिन कार्बन परमाणुओं की एक अलग व्यवस्था वाले कार्बनिक यौगिकों को समावयवी कहा जाता है। ब्यूटेन यानी कि C2H10, C4H10, 4-मेथिल प्रोपेन, C4H10 के बीच समावयवी युग्म उपस्थित होते हैं क्योंकि ये समान रासायनिक सूत्र C4H10 को साझा करते हैं, लेकिन इसका संरचनात्मक विन्यास जो है वो अलग होता है। आगे है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जी हैं। कौन? अरविंद पनगड़िया जी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं जो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। WTO को पूर्व में किस संस्था के रूप में जाना जाता था? WTO को जो है पूर्व में किस संस्था के रूप में जाना जाता था? टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता के रूप में जाना जाता था। WTO को टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता यानी कि गैट के रूप में जाना जाता था, जिसे 1947 में स्थापित किया गया था। ये जो है व्यापार के विवाद को सुलझाने का काम करता है। आगे है, नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो नमस्ते पोर्टल है ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? देखते हैं। तो ये जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नमस्ते पोर्टल आयुष मंत्रालय द्वारा 17 अक्टूबर 2017 को लॉन्च किया गया है। तो पोर्टल आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के लिए मानकीकृत शब्दावली और रुग्णता कोड प्रदान करती है। क्या करती है? रुग्णता कोड प्रदान करती है। आगे है, जलवायु परिवर्तन पर ध्यान रखने के लिए किस देश द्वारा G20 उपग्रह लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा उपग्रह लॉन्च किया गया है? भारत के द्वारा। जलवायु परिवर्तन पर ध्यान रखने के लिए भारत ने G20 उपग्रह लॉन्च किया गया क्या है और ये करेगा, लॉन्च क्या नहीं करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 उपग्रह लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया था। भारत वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस उत्सर्जन, वर्षा, महासागर मिट्टी की नमी और विकिरण जैसे विभिन्न मापदंडों को मापकर इस क्षेत्र में योगदान देना चाहता है। आगे हैं, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्या है? किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो जो विकास खन्ना जी हैं ये इसके लेखक हैं। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मशहूर शेफ विकास खन्ना द्वारा लिखित पुस्तक है जिसमें इन्होंने अपने खाने खिलाने की पहल फीड इंडिया के बारे में लिखा है। यह भूखे लोगों को खाना खिलाने की एक क्या है? पहल है। आगे है, सौर ऊर्जा से बल्ब को जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। सौर ऊर्जा से बल्ब को जलाने हेतु क्या होती है? विद्युत ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा से बल्ब जलाने के लिए इसे पहले विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसे क्या किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और सौर ऊर्जा को फोटोवोल्टिक के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आगे है, 1878 ईस्वी में वन अनुसंधान संस्था FRI की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जो FRI की स्थापना है ये देहरादून में की गई थी। देहरादून में 1878 में ब्रिटिश बैंडर्स द्वारा ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में स्थापना की गई थी। 1906 में FRI के रूप में ये अस्तित्व में आया था। आगे है, कृत्रिम बौद्धिकता पर आधारित भारतीय रेलवे का वन्यजीव संरक्षण प्रणाली का नाम क्या है? तो कृत्रिम बौद्धिकता पर आधारित भारतीय रेलवे का वन्यजीव संरक्षण प्रणाली का नाम गुजरात सुरक्षा प्रणाली है। क्या है? गजराज सुरक्षा। यहाँ पे गजराज होगा, गुजरात लिखा गया है, सॉरी गजराज होगा, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। गजराज सुरक्षा एक ऐसा AI सिस्टम है जो इंस्ट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम के रूप में काम करता है। इसके साथ ऑप्टिकल साइबर केबल्स
और AI एल्गोरिदम का भी सपोर्ट है। रेलवे के अनुसार यह ट्रेन से हाथियों को टकराने से क्या करेगा, रोकेगा। आगे हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं, कौन सा कारक है, तो हम लोग जो है सिनेमा देखने जा रहे हैं, तो इसमें अधिकरण कारक है, क्योंकि संज्ञा के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम अधिकरण कहते हैं, और इसका जो मुख्य चिन्ह है वो में पढ़ होता है। क्या होता है, में और पढ़ होता है। तो हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पढ़ होता है, अधिकरण कारक स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराते हैं। जैसे कि घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया हैं, धरती पर जीवन है इत्यादि। इसी प्रकार से हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, इसमें कौन सा है, अधिकरण कारक है। बहुराष्ट्रीय निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा इसे कथन सही है, तो इसके बारे में देखिए। यह एक क्या है, ये अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य उन देशों में फर्म स्थापित करती है जहाँ पर सस्ता श्रम और संसाधन उपलब्ध हो। सही है, सही है, ठीक है। यह एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखता है। सही है। तो ए और बी क्या है, दोनों सही है। बहुराष्ट्रीय निगम अपने गृह देश के अलावा कई देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करते हैं, अर्थात अपने देश के साथ साथ ये दुनिया भर के अन्य देशों में भी क्या करते हैं, काम करते हैं। आगे हैं, वर्ष 1971 किस घटना से संबंधित है, तो वर्ष 1971 जो है ये किस घटना से संबंधित है, भारत सोवियत संघ मित्रता समझौता से। किससे, भारत सोवियत संघ मित्रता समझौता से संबंधित है। 1971 ईस्वी के मध्य में भारत द्वारा सोवियत संघ के साथ हस्ताक्षरित शांति मित्रता सहयोग संधि की, और इसके अनुसार भारत पर किसी भी हमले को सोवियत संघ हमला माना जाएगा। बांग्लादेश नामक एक राष्ट्र की स्थापना के पहले जो है ये संधि की गई थी। आगे देखिए, आगे नीचे दिए गए धातुओं में से संक्रमण धातु कौन सी है, तो संक्रमण धातु जो है कौन सी है, तो यहाँ पे जो पैलेडियम है, पैलेडियम क्या है, एक प्रकार का संक्रमण धातु है। संक्रमण धातु वो होता है जिन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। वे तत्व हैं जो आवर्त सारणी पर समूह 3 और 12 के बीच आते हैं, जिन्हें डी ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है। आवर्त सारणी के समूह 10 से संबंधित पैलेडियम PD46 की परमाणु संख्या के साथ एक बाहरी संक्रमण धातु है, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है 4d10 है। दुर्लभ लाल अरोरा प्रकाश कहाँ पर देखा गया है, तो दुर्लभ लाल अरोरा प्रकाश जो है ये कहाँ पे देखा गया है, लद्दाख में। अरोरा में लाल रंग दिखाई देता है जब सौर कण अधिक ऊंचाई पर लगभग 150 मील से ऊपर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम केंद्रित होती है और नीचे सघन ऑक्सीजन की तुलना में उच्च आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य पर उत्तेजित होती है, जिसे लाल रंग दिखाई देता है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, क्वेश्चन नंबर 81 ये जो है अलास्का, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड आदि से भी दिखाई देता है। अभी हाल ही में इसे लद्दाख में देखा गया है। आगे है राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किस महापुरुष के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो सरदार पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को भारत के महावाणिज्य दूतावास बर्मिंघम द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 141वीं जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है, तो लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है, तो लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं है, राज्य प्रमुख का जो नाम है ये कोई प्रावधान नहीं है। एक लोकतांत्रिक संविधान राज्य के प्रमुख का नाम जो है प्रदान नहीं करता है, क्योंकि राज्य का प्रमुख आमतौर पर समय के साथ बदलाता रहता है। क्या कहता है, बदलता रहता है, कभी वो बनेगा कभी वो, तो अतः लोकतांत्रिक संविधान का जो प्रावधान है वो नहीं है। एक लोकतांत्रिक संविधान राज्य के मुखिया की शक्तियों को परिभाषित कर सकता है। आगे है, संवैधानिक लोकतंत्र हेतु देश में क्या उपेक्षित तर्क नहीं है, तो संवैधानिक लोकतंत्र हेतु देश में क्या उपेक्षित तर्क नहीं है, लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों से ज्यादा समृद्ध होते हैं। क्या होते हैं, समृद्ध होते हैं। प्रश्नानुसार लोकतांत्रिक देश ऐसा देश होता है जो दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं, लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं करते हैं, क्योंकि भारत जैसे कुछ लोकतांत्रिक देश अब भी आर्थिक रूप से विकसित हो रहे हैं, पूर्ण रूप में विकसित नहीं हो चुके हैं, बल्कि धीरे धीरे अब भी वो विकसित ही हो रहे हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात जैसे राजतंत्र वाले देश आर्थिक रूप से क्या है, समृद्ध हैं।
आगे है निम्नलिखित में से आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं है? तो आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता का जो गुण है वो प्रदर्शित नहीं किया गया है। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर टिस्को कंपनी को किस क्षेत्र की कंपनी के रूप में जाना जाता है? तो इसे निजी क्षेत्र की कंपनी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि टिस्को जो है भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है और ये जमशेदपुर में स्थित इस कंपनी की स्थापना 25 अगस्त 1907 को की गई थी। कब की गई थी? 25 अगस्त 1907 को दोराबजी टाटा द्वारा की गई थी। ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है और ये निजी क्षेत्र की कंपनी है। किसकी कंपनी है? ये निजी क्षेत्र की कंपनी है। आगे है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो राज्य हैं वो केरल और गुजरात हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने अपना 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है और इसमें केरल ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसी देश के व्यापार घाटा जब होता है तब किसी देश को व्यापार घाटा जब होता है तब कब घाटा होता है? जब वस्तु एवं सेवा का आयात वस्तु एवं सेवा का निर्यात से क्या हो? अधिक हो। जब घाटा तब होता है जब कोई देश के निर्यात की तुलना में अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आयात करता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार संतुलन क्या हो जाता है? नकारात्मक हो जाता है। आगे देखिए, आगे है मोनाजाइट से क्या प्राप्त होता है? तो मोनाजाइट से क्या प्राप्त होता है? थोरियम। मोनाजाइट से हमें क्या प्राप्त होता है? थोरियम। मोनाजाइट भारत में केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और मोनाजाइट पेग्मेटाइट सेलों में मिलने वाला थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लैंथेस का मिश्रण है। आगे है साबुनीकरण का उदाहरण है। साबुनीकरण का उदाहरण क्या है? आर्थो एस्टर जो है ये साबुनीकरण का उदाहरण है। जिस प्रक्रिया द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है उसे साबुनीकरण कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? साबुन का निर्माण किया जाता है। वनस्पति तेल साबुनीकरण में क्या होता है? वनस्पति का तेल, वसा, कॉस्टिक सोडा के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है। ठीक है। आगे है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री उसे नियुक्त किया जाता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता होते हैं। किसको? लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त पार्टी होते हैं, ज्यादा बहुमत प्राप्त होता है उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में बहुमतधारी राजनीतिक दल का नेता होता है और उसका नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। ये किस में वर्णित है? अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 जो है ये डिफाइन करता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण असंतुलित है? तो जो रासायनिक समीकरण असंतुलित है उसके बारे में देखिए। जो है Fe प्लस Cl इक्वल टू FeCl3 जो है ये गलत है। प्रश्नानुसार जो संतुलित समीकरण है वो है Fe प्लस Cl इक्वल टू FeCl3 होता है और संतुलित समीकरण जो है इसका सीधा देख लीजिए 2Fe प्लस 3Cl2 इक्वल टू 2FeCl3 होता है और ये क्या है? सही संतुलित है। जैव निम्नीकरण पदार्थ निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो है वो प्लास्टिक के थैले इसमें से नहीं है, क्योंकि जीवाणु या अन्य जीवित जीवों द्वारा विघटित होने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। जैसे बचा हुआ खाद्य पदार्थ, कोयला, कागज, गोबर तथा धान की भूसी इत्यादि जो है जैव निम्नीकरण पदार्थ में शामिल हैं। अजैव निम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ जो जीवाणु और कवक जैसे अपघटकों की क्रिया से अपघटित नहीं होते हैं उसे कहते हैं, जैसे कि रबड़, कांच, प्लास्टिक, नायलॉन इत्यादि। ये सब क्या है? अजैव निम्नीकरणीय है। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा किस घटना के कारण स्थगित करना पड़ा था? तो असहयोग आंदोलन जो है किसके कारण? चौड़ा चौड़ी कांड के कारण। जब असहयोग आंदोलन कर रहे थे गांधी जी उस टाइम कुछ जो क्रांतिकारी थे उन्होंने पुलिस के ठिकानों में आग लगा दिया, जिसमें अंग्रेजों के 22 पुलिसकर्मी जो थे वो मारे गए थे। जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और चौड़ी चौड़ा कांड जो है 1922 में हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौड़ी चौड़ा कांड घटना के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 को वापस ले लिया। कमेंट में बताइएगा कि गांधी जी ने और कौन कौन से किए हैं
जैसे कि असहयोग आंदोलन, उसके बाद जैसे उन्होंने क्या था दांडिया मार्च, ये सब दांडी मार्च, ऐसे जो बहुत सारे आंदोलन हैं उनके द्वारा किए गए असहयोग आंदोलन के बाद उन सभी के बारे में डेट बताइएगा और कमेंट में उनके द्वारा किए गए सारे आंदोलन को बताइएगा। ठीक है। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है? तो किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है? आपको बता दें, जो बिंदुसार है इसको कहा जाता है। बिंदुसार को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का वध करने वाला। जो शत्रुओं के वध करने में क्या हो, सक्षम हो, उसे हम अमित्रघात कहते हैं। बिंदुसार भारत के दूसरे मौर्य सम्राट और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। कुछ विद्वानों के अनुसार बिंदुसार ने दक्कन से लेकर मैसूर तक विजय प्राप्त की थी। कुछ ही विद्वान मानते हैं, परंतु ऐसा वास्तव में है नहीं, क्योंकि बिंदुसार ने दक्षिण भारत के मैसूर तक जो है शासन नहीं किया था। आगे है 360 डिग्री प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली को किसने लागू किया है? तो किसने लागू किया है? भारतीय नौसेना ने जो है 360 डिग्री रोटेशन को क्या कर दिया है, लागू किया है। इसका उद्देश्य जो है क्या है? नौसेना अधिकारियों की नेतृत्व क्षमता व समझ को निखारते पेशेवर और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आगे है भारत में किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे को मंजूरी दी जाती है? तो जो है सेबी के द्वारा ये मंजूरी दी जाती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने प्रतिभूति बाजार में वित्तीय बेंचमार्क को नियंत्रण और प्रशासित करने में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सूचकांक प्रदाताओं के लिए एक नियामक ढांचे को मंजूरी दी है। सूचकांक प्रदाता ये जो है वित्तीय सूचकांकों के मूल्यों को बनाए रखने और गणना करने के लिए जिम्मेदार संस्थाएं हैं। वित्तीय सूचकांक वित्तीय बाजारों के एक विशिष्ट खंड के प्रदर्शन का एक सांख्यिकीय माप है। आगे देखिए, ये जो है मैथ का क्वेश्चन है, आप इसे खुद देख लीजिएगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला है एस्ट्रोसैट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? जो एस्ट्रोसैट है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत के द्वारा। एस्ट्रोसैट भारत के प्रथम समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला है, जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-36XL रॉकेट द्वारा 28 सितंबर 2015 को प्रक्षेपित किया गया था। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए एक बार तो इसे जरूर देख लीजिएगा एग्जाम्स के पहले। आगे है निम्नलिखित घटनाओं के घटित वर्ष के काल क्रमानुसार सही विकल्प कौन से हैं? तो सही विकल्प कौन से हैं जानते हैं आप लोग? कौन से सही विकल्प हैं? तो सही विकल्प जो है रूस की क्रांति, उसके बाद अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण, बर्लिन की दीवार का गिरना और USSR का जो विघटन है, ये एकदम सही क्रम है। ठीक है। आगे देखिए, रूसी क्रांति जो है कब हुई थी? 1917 में हुई थी। अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण जो है 1979 में हुई थी। बर्लिन का दीवार का पतन 1989 में, उसके बाद सोवियत संघ का जो विघटन है 1990 में हुआ था। आगे है डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत के साथ किस देश ने किया है? तो डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास जो है वो UAE ने किया है। भारत और UAE के बीच सहयोगात्मक सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का उद्देश्य शहरी संचालन में ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को आदान प्रदान के माध्यम से अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना है। डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2024 2 जनवरी से 15 जनवरी तक राजस्थान में होने वाला था, क्योंकि ये हो चुका है। ठीक है। ठीक है, कब से? 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 में ही हो चुका था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में इससे अगले और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। मिलते हैं कल।